नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंसानियत के इतिहास के ऐसे युद्ध की जिसे हम दुनिया का पहला विश्व युद्ध या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। ये युद्ध सिर्फ एक जंग नहीं थी, एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसा विध्वंसक महासंग्राम था जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल के रख दिया। इस युद्ध ने न सिर्फ राजनीतिक बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं को भी गहराई तक प्रभावित किया। तो चलिए वर्ल्ड वॉर 1 की कहानी को हम डिटेल में समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे शुरू हुआ ये युद्ध, कैसे लड़ा गया, इसका क्या परिणाम हुआ और किस हद तक इंसानियत को इस युद्ध से नुकसान पहुंचा, क्या हमने कुछ सीखा या नहीं। चलिए इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होने से पहले यूरोप का माहौल बिल्कुल तनातनी वाला था। देशों के बीच आपस में रिश्ते खराब थे और हर कोई अपनी शक्ति बढ़ाने में लगा हुआ था। 19वीं सेंचुरी के अंत तक यूरोप में कई बड़े राज्य थे, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन। इनमें से हर एक अपने आप को सबसे ताकतवर समझता था और दूसरे देशों पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। जर्मनी, जो 1871 में एकजुट हुआ था, तेजी से एक शक्तिशाली देश बन रहा था। उसका नेता काइसर वाइल्हेम II चाहता था कि जर्मनी भी ब्रिटेन और फ्रांस की तरह एक समुद्री शक्ति बन जाए। इसी वजह से जर्मनी ने अपनी नेवी और अपनी आर्मी को मजबूत करने पर जोर दिया। ब्रिटेन, जो पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था, उसको जर्मनी का यह कदम अच्छा नहीं लगा। इस तरह यूरोप में एक आर्म्स रेस शुरू हो गई, जहां हर देश अपने हथियारों और सेना को मजबूत करने में लगा हुआ था। तो इसी दौरान यूरोप में दो बड़े अलायंसेस बन के उभरे। एक अलायंस का नाम था ट्रिपल एंटिटी, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया थे। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा अलायंस था उसका नाम था ट्रिपल अलायंस, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा ऑस्ट्रिया और हंगरी इस समय दो अलग देश हैं, लेकिन उस समय वो एक थे, इसलिए उनका नाम एक साथ लिया जा रहा है। तो जो ट्रिपल अलायंस था उसमें थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। ये गठबंधन सिर्फ दोस्ती के लिए नहीं था, बल्कि ये एक दूसरे को समर्थन देने वाला एक गठबंधन था। एक किस्म का मिलिट्री अलायंस था, जिसमें ये देश आपस में एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने वाले थे। उनमें से अगर किसी भी एक देश पे कोई दूसरा देश हमला करता है तो ये अलायंस के बाकी मेंबर्स उस देश की मदद करेंगे। इन देशों का कहना था कि वो ये अलायंसेस बना रहे हैं ताकि यूरोप में स्टेबिलिटी बनी रहे, यूरोप में पीस रहे और कोई देश किसी दूसरे देश के खिलाफ मिलिट्री एडवेंचर ना शुरू करे। लेकिन ये गठबंधन यूरोप में तनाव को बढ़ाने का काम कर रहे थे। हर देश को डर था कि अगर एक छोटा सा झगड़ा भी हुआ तो पूरा यूरोप इसमें घसीटा जाएगा, और यही हुआ भी। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्क ड्यूक, उनके जो राजा होते थे उन्हें आर्क ड्यूक कहा जाता था, उनका नाम था फ्रांस फर्डिनेंड, और उनकी पत्नी सराजेवो, इनकी बोस्निया में हत्या कर दी गई। यह हत्या एक सर्बियन नेशनलिस्ट गैव्रिलो प्रिंसिप ने की थी। ऑस्ट्रिया हंगरी को लगा कि सर्बिया ने इस हत्या को अंजाम देने में मदद की है और उन्होंने सर्बिया पे एक अल्टीमेटम रख दिया। उन्होंने सर्बिया को बोला कि भाई हम इसका बदला आपसे लेंगे। सर्बिया ने इस अल्टीमेटम को पूरी तरह से मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पे हमला कर दिया। रशिया, जो सर्बिया का दोस्त था, उसने ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ अपने ट्रूप्स मोबिलाइज किए। इसी वक्त जर्मनी, जो ऑस्ट्रिया हंगरी के ग्रुप में था, यानी ट्रिपल अलायंस का मेंबर था, उसने रशिया पे अल्टीमेटम रख दिया कि वो अपनी सेना को वापस बुला ले, वरना हम अपनी सेना भेज देंगे। तो ऑब्वियसली हर कोई चूंकि अपनी ताकत के नशे में चूर था, सबको लगता था कि वो सबसे शक्तिशाली है, तो ऑब्वियसली रशिया ने भी ऐसा नहीं किया। तो नतीजा वही हुआ, जर्मनी ने रशिया पे हमला कर दिया। इसके बाद जर्मनी ने फ्रांस पे भी हमला कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि फ्रांस रशिया का साथ देने आएगा, क्योंकि ट्रिपल एंटिटी के मेंबर्स थे ये। जर्मनी ने फ्रांस पे हमला करने के लिए बेल्जियम का रास्ता अपनाया, और बेल्जियम एक न्यूट्रल देश था। ब्रिटेन, जिसने कि बेल्जियम की न्यूट्रलिटी को प्रोटेक्ट करने का वादा किया था, उसने जब देखा कि जर्मनी बेल्जियम के रास्ते ज़बरदस्ती हमला कर रहा है, तो उसने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। तो इस तरह अब ब्रिटेन भी इस युद्ध में कूद पड़ा था। यूरोप का ये एक छोटा सा झगड़ा एक विश्व युद्ध में बदल चुका था। वर्ल्ड वॉर 1 में दो बड़े खेमे बने, अलाइज और सेंट्रल पावर्स। जहाँ अलाइज थे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और इटली। इटली आपने पहले सुना होगा कि पहले वो ट्रिपल अलायंस का हिस्सा था, लेकिन बाद में इटली ट्रिपल अलायंस से अलग हो गया था। और अब ये दो अलायंसेस ही सिर्फ आपस में नहीं लड़ रहे, बल्कि पूरा यूरोप दो हिस्सों में बंट चुका है। तो जो एक खेमा जो अलाइज का था, उसमें ब्रिटेन थे, फ्रांस थे, रशिया थे और इटली थे, और बाद में अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया था। वहीं दूसरा खेमा जो था वो था सेंट्रल पावर्स। सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया और ऑटोमन एम्पायर थे। ऑटोमन एम्पायर, जो आज के वक्त हम टर्की को जानते हैं, टर्की में ऑटोमन एम्पायर था और टर्की से कहीं बड़े एरिया पे ऑटोमन एम्पायर का कब्जा था। तो सेंट्रल पास में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी
ऑटोमन एम्पायर और बुल्गारिया थे। वर्ल्ड वॉर वन का सबसे बड़ा और भयंकर पहलू था ट्रेंच वॉरफेयर। वैसे तो ये युद्ध बेतरतीबी से लड़ा जा रहा था, हर कोई एक दूसरे को मार रहा था, लेकिन इस युद्ध में एक जो फीचर जो उभर के आया वो था ट्रेंच वॉरफेयर का, यानी ज़मीन में ट्रेंचें, एक तरह की छोटी छोटी खाइयाँ खोदना। सोल्जर्स उन्हीं खाइयों के अंदर रहते थे और वहीं से लड़ाई किया करते थे। दोनों तरफ की सेनाएं खुदाई किए गए ट्रेंचेस में रहती थीं, जो कि कई माइल्स तक फैली हुई होती थी। एक ट्रेंचेस का पूरा जाल बिछा दिया गया था यूरोप में, उसके अंदर सैनिक रहते थे। तो दूर से देखने पे आपको सपाट ज़मीन दिखाई देगी, लेकिन बीच में ही एक ट्रेंच होता था जो आपको पास जाने पे नज़र आएगा, और उस ट्रेंचेस के अंदर सोल्जर्स होते थे। तो जब भी आप उन ट्रेंचेस के पास पहुंचते थे तो वो सोल्जर्स आप पे हमला कर सकते थे। ये ट्रेंचेस की अगर कंडीशन की बात करें तो एकदम अंधेरी, गंदी और ख़तरनाक जगहें थी। सिपाही वहाँ हफ्तों, महीनों और कभी कभी सालों तक रहते थे, और दुश्मन की ट्रेंचेस से सिर्फ कुछ ही फीट की दूरी पे होते थे, क्योंकि बॉर्डर के उस पार दूसरी सेना ने भी अपनी ट्रेंचेस खोद के रखी थी। ट्रेंच वॉरफेयर में दोनों तरफ से सेनाएं एक दूसरे पे गोलाबारी करती थीं और कभी कभी ओवर द टॉप जाके हमला भी करती थी। इसमें सिपाहियों को अपनी ट्रेंचेस से बाहर निकलना पड़ता था और दुश्मन की मशीन गन्स और राइफल्स का सामना करना पड़ता था। इस तरह के हमले में कई सिपाही मारे जाते थे और कई घायल हो जाते थे। अब वर्ल्ड वॉर वन में नए हथियार और नई टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल हमने पहली बार देखा। मशीन गन्स, टैंक्स, पॉइजनस गैस और एयरक्राफ्ट्स, इनका पहली बार इतने बड़े पैमाने पे वर्ल्ड वॉर वन में ही इस्तेमाल किया गया। पॉइजन गैस जैसे क्लोरीन गैस और मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल काफ़ी भयंकर था। ये गैस सिपाहियों को अंधा कर देती थी, उनकी स्किन को जला देती थी और कभी कभी उनकी मौत भी हो जाती थी अगर उनको टाइमली ट्रीटमेंट ना मिले तो। एयरक्राफ्ट्स भी पहली बार इसी युद्ध में इस्तेमाल किए गए। शुरू में तो ये हवाई जहाज़ सिर्फ दुश्मन की पोजीशंस को देखने के लिए इनका इस्तेमाल होता था, लेकिन बाद में जैसी इंसानी फितरत है, हम हर चीज़ में बम बांध देते हैं, तो हमने इन एयरक्राफ्ट में भी बम बांध दिया और एयरक्राफ्ट से पहली बार बॉम्ब्स भी गिराए जाने लगे और दुश्मन के एयरक्राफ्ट से लड़ाई भी की गई। पहली बार हमने एयरफोर्स का इस तरह का इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर वन में देखा। वर्ल्ड वॉर वन 11 नवंबर 1918 को ख़त्म हो गया, जब जर्मनी ने एलाइज के साथ एक युद्ध विराम पे हाथ मिलाया। इस युद्ध में 15 से लेकर 22 मिलियन लोग मारे गए थे और कई घायल हो गए थे। यूरोप का नक्शा बिल्कुल बदल गया था। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, रशिया और ऑटोमन एम्पायर, इनके राज्य टूट गए थे और नए देश बन गए थे, क्योंकि ये राज्य अब कमज़ोर हो गए थे। इस युद्ध ने दुनिया को ये सिखाया कि युद्ध सिर्फ सेना तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसका प्रभाव पूरे समाज पे पड़ता है। इस युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस का निर्माण हुआ, जो दुनिया में शांति बनाए रखने का प्रयास था। लीग ऑफ नेशंस, जो आज हमारा यूनाइटेड नेशंस है, पहले लीग ऑफ नेशंस बनाया गया वर्ल्ड वॉर वन के बाद। उसका पर्पज़ यही था कि दुनिया में शांति बना के रखे, लेकिन जिस तरह हम आज देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस अपने इस मिशन में पूरी तरह से फेल हो रहा है और कुछ देशों के अंडर में ही है, क्योंकि इसको बनाने के पीछे जो फंडामेंटल तरीका था वही फ्लॉट था। वीटो पावर अगर आप देते हैं तो आप यूनाइटेड नेशंस की सोवरेंटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। यूनाइटेड नेशंस कुछ भी फैसला लेके आएगा, अगर आपको पसंद नहीं है आप वीटो कर देंगे, तो क्या ही फ़ायदा है उस फैसले का। जनरल असेंबली वगैरह में ये सिर्फ नॉर्मल डिस्कशन के फोरम्स हैं। सबसे ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन है सिक्योरिटी काउंसिल, और उसमें वीटो पावर है उन 5 देशों की जिन्होंने वर्ल्ड वॉर टू में जो जीते, उन्होंने आगे डिसाइड किया कि आगे दुनिया हमारे हिसाब से चलेगी, इसलिए उन्होंने वीटो पावर ले ली। तो इंसानी फितरत बदली नहीं, इंसानों ने कुछ सीखा नहीं। जिस तरह लीग ऑफ नेशंस उस समय फेल हुआ, उसी तरह आज के समय यूनाइटेड नेशंस फेल हो रहा है। जिस तरह उस समय लीग ऑफ नेशंस के फेल होने के बाद वर्ल्ड वॉर टू लड़ा गया, उसी तरह आज ये डर है कि आने वाले समय में वर्ल्ड वॉर 3 भी लड़ा जा सकता है। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि वर्ल्ड वॉर 3 के बाद शायद इंसानियत इतनी बचे ही ना कि आगे चल के हम कोई लड़ाई लड़ पाए। वी एक्चुअली नेवर लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। इंसानी फितरत में है लालच, लड़ाई, वायलेंस, और ये हमें इतिहास में कई बार देखने को मिला है और भविष्य में भी देखने को मिलेगा। फ़र्क सिर्फ ये है कि तब वेपन्स उतने एडवांस नहीं थे, टेक्नोलॉजीज़ उतनी एडवांस नहीं थी, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे वर्ल्ड वॉर 1 और 2 की शुरुआत में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होते ही वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया। लेकिन इस समय जब कई देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हज़ारों की तादाद में न्यूक्लियर वेपन्स इस धरती पर मौजूद हैं, वहाँ अगर कल को तीसरा विश्व युद्ध हुआ, 3rd वर्ल्ड वॉर लड़ी गई, तो पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी, रहने लायक नहीं रहेगी, इंसानियत नहीं बचेगी। लेकिन लगता नहीं कि इंसानियत ने अपनी गलतियों से कुछ सीखा है, और जिस तरह का माहौल आजकल दुनिया में बना हुआ है, ये बहुत ज़रूरी है कि सारे देश अपने आप पे संयम रखें, अपनी टेक्नोलॉजीज़ को, अपनी पावर को, अपनी इकोनॉमिक पावर्स को हथियार बनाने में नहीं, बल्कि इनोवेशन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और ऐसे कामों में लगाएं जिससे इंसानी
आबादी का भला हो, जिससे इंसानियत का भला हो, जिससे हम ये इंश्योर कर सकें कि ह्यूमन सिविलाइजेशन एक लंबे समय तक इस धरती पे बनी रह सकती है, जिससे हम इंश्योर करें कि हम अपनी धरती, जो हमारा इकलौता घर है इस ब्रह्मांड में, उसे सुरक्षित रख सकें, उसे साफ रख सकें और साथ ही साथ ब्रह्मांड में नए घर खोजें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया के सारे देश इस समय अपनी पावर्स बढ़ाने में लगे हुए हैं। पूरी दुनिया एक बार फिर से एक आर्म्स रेस में झुलस रही है। हथियारों का बिजनेस अपने पीक पे है और जगह जगह पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो आई गेस दिस इज़ व्हाट ह्यूमंस आर, दिस इज़ व्हाट आवर साइकोलॉजी इज़। तो वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में ये वीडियो था, छोटा सा कंसाइज एक आपको डिस्क्रिप्शन था कि कैसे वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, कौन कौन से लोग थे जिन्होंने इस युद्ध को लड़ा और क्या रेपरकशंस हुए। जो आर्मिस्टिस, जो युद्ध विराम की ट्रीटी जर्मनी ने साइन की थी, वो बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक थी जर्मनी के लिए। जर्मनी पे ऐसे कंडीशंस इम्पोज किए गए जो किसी भी सेल्फ रिस्पेक्ट वाले नेशन के लिए मानना बड़े ही मुश्किल थे, लेकिन खैर जर्मनी मजबूर था, उसके पास उस समय कोई और ऑप्शन नहीं था। लेकिन इसी युद्ध विराम की ट्रीटी और इसी आर्मिस्टिस पे जो जर्मनी के ऊपर जो कंडीशंस इम्पोज की गई, वो क्या थी, इनके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे, क्योंकि यही वो वजहें थी जिनने जन्म दिया हिटलर को, जिन्होंने जन्म दिया दूसरे विश्व युद्ध को। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।